एक नई किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस की आपने? सर वो बोलते हैं ना कि कुछ दिनों में कुछ डिकेड्स होता है, कुछ डिकेड्स में कुछ नहीं होता है। किताब असल में गांधी, नेहरू, पटेल के लिए नहीं है। दीज मेन देन गो ऑन टू एक्सिक्यूट अ स्ट्रैटेजी विच एंश्योर्स दुनिया में कभी हिस्ट्री में इतना हेरिडिटरी पावर सरेंडर का कोई हिस्ट्री नहीं है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला उनका नाम था। वो अपने बेटी के क्लासमेट से शादी कर देता है। दूसरे वो अपने लिए एक एयरक्राफ्ट खरीदता है पॉप में। तीसरे वो कराची में अपने लिए नए घर, 2 बिल्डिंग्स खरीदता है। और चौथा, मैंने कुछ 5-6-7 लोगों का कहानी इकट्ठा करके उन्हीं का थ्रू कहानी बताने की कोशिश किया। ऐसे और बहुत हीरोज उतरे। माउंटबैटन पहले बार और आखिरी बार प्रिंसली स्टेट्स का रूलर्स को और उनका एडवाइजर्स को दिल्ली बुलाता है नरेंद्र मंडल का मीटिंग है। उस मीटिंग में माउंटबैटन उनको बताता है कि वो जोधपुर का जो कुछ 2-3 दिन का जो ड्रामा है वो बड़ा सीरियस मामला था, बट बच के आएंगे। इस समय हमारे सामने देश के जाने माने पत्रकार जोजी जोसेफ मौजूद हैं। कई किताबें लिख चुके हैं, क्रिटिकल एक्लेम उन्हें मिला है। द साइलेंट कू है, द फीस्ट ऑफ द वल्चर्स उनकी किताब बहुत चर्चित हुई है। लेकिन आजकल जिस किताब की वजह से उन्हें पूरे भारत में जाना जा रहा है वो है बर्थ ऑफ ए नेशन, 21 डेज दैट मेड इंडिया। ये किताब धूम मचा रही है पूरे भारत में। इस समय मेरे सामने हैं जोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये बताइए कि पार्टीशन और इंडिपेंडेंस पर इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, फ्रीडम एट मिडनाइट लापिए कोलिंस ने लिखी है, सरीला की किताब आई है। इस विषय पर इतना कुछ लिखा जा चुका है, एक नई किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस की आपने? सर वो बोलते हैं ना कि कुछ दिनों में कुछ डिकेड्स होता है, कुछ डिकेड्स में कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो 47 में जो साउथ एशिया में हुआ था उसमें 3-4 ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स एक साथ हुआ था। एक तो पार्टीशन हुआ था, हमने ह्यूमन हिस्ट्री में कभी वो ऐसे एक इवेंट देखा नहीं। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था। तीसरा जो है, हिस्ट्री में कभी इतना हेरिडिटरी रूलर्स, 565 प्रिंसली स्टेट्स और उनका काफ़ी प्रिंसिपैलिटीज़, वो इतना लोगों का पावर कुछ महीनों में ख़त्म हो गया और डेमोक्रेसी में उन तरह शामिल होना पड़ा। तो ये सब जब हो रहे थे और इतना बड़ा चीज़ हिस्ट्री में हो रहा है, और हमारा जो नरेटिव ज़्यादातर गांधी, नेहरू, पटेल ऐसे बड़े लोगों के ऊपर है, नहीं तो पार्टीशन स्टोरीज के ऊपर है। बट व्हेन यू थिंक ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट हैपेंड, ये तो मानना पड़ेगा कि इतना बड़ा देश बनने में और इतना राजा महाराजाओं का पावर खींचने में और इन सबको एक साथ जुड़ के रखने में बहुत लोगों को सैक्रिफाइस हो गए होंगे। स्पेशली काफ़ी ऐसे हीरोज होंगे जो हम आज भी जानते नहीं होगा। और इसी वजह से मैंने एक किताब लिखना शुरू किया। और किताब असल में गांधी, नेहरू, पटेल के लिए नहीं है, उनके लिए तो वो तो महान लोग हैं, बट ये जो छोटे लोग जो होते हैं, हम जैसे, आप और हम जैसे लोग, जिनका सिर पे भी रिपब्लिक रहता है, मतलब इस रिपब्लिक का वेट उनका भी शोल्डर्स पे है। बिल्कुल। तो वैसे जो अननोन हीरोज का स्टोरी लिखने के लिए मैंने निकल पड़ा। आपकी बड़ी दिलचस्प किताब है, हमने पूरी किताब पढ़ी कवर टू कवर। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प डिस्क्लोजर है जो कि शायद अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप लिखते हैं कि निजाम के कैबिनेट में भारत सरकार का एक जासूस था, जो कि अभी या तो जिक्र है तो बहुत कम जिक्र है या तो बिल्कुल जिक्र। बताएंगे क्या कहानी है? जिक्र जो है, इफ यू लुक एट कलेक्टेड पेपर्स ऑफ पटेल, उसमें कहीं उनका सेक्रेटरी शंकर ने लाइनों में लिखा हुआ है। बट सच्चाई यही है कि जो इस मेरे किताब का मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है, राजा अरावमुडु अयंगार, जो निज़ाम का मिनिस्टर था। और उनका जो हीरोइज्म है, जो जुलाई से लेकर जो हीरोइज्म जो दिखाया, वो पता नहीं कहीं हिस्ट्री में सेलिब्रेट, कभी हमने पब्लिक में सेलिब्रेट नहीं हुआ। बिल्कुल। और इनफैक्ट जब हमने इनका जो पूरा जो स्पाइंग ऑपरेशन के बारे में डॉक्यूमेंट्स निकाला, वो पता किया, और हमारे कोलीग है रिसर्चर जो रिया है, रिया ने एक, नहीं रिया से पहले गौतम ने, मेरे दोस्त ने, जो है 4-5 रिसर्चर्स को हैदराबाद भेजा था और किसी को मालूम नहीं है एक कौन है अरावमुडु अयंगार, उनका क्या रोल है।
फिर एक दिन हमारा जो रिसर्चर रिया ने एक जीनोलॉजी का वेबसाइट अमेरिका में देखा, उधर एक अराउमुडो अयंगार का फैमिली लिस्टेड था। तो उसमें से एक एकेडमिशियन था, उनको कांटेक्ट किया। फिर हमको पता चला कि ये वही अराउमुडो अयंगार है, उनका ग्रैंडसन अभी भी है जयंत। जब हम उनसे बताया, वो बता रहे थे कि मेरा ताता ने मुझे कभी नहीं बताया, हम लोगों को नहीं मालूम था, फैमिली को खुद नहीं मालूम था कि बंदा कितना बड़ा हीरोइक काम करके चला गया। और ऐसे बहुत हीरोज और होंगे, बट इन लोग जो अराउमुडो ने जो किया वो यही है कि जून में निज़ाम ने तो अपना फरमान इशू किया था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा हैदराबाद। और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उनका जो मिलिट्री था वो वर्ल्ड वार 2 से अभी वापस आया हुआ था, पठान्स और बलोच वगैरह का बड़ा मिलिट्री था। जब जुलाई में जब अराउमुडो अयंगार को ये लगा कि निज़ाम सीरियस है और मामला और आगे जा रहा है, उसने पहले एक टेलीग्राम भेजा गोपाला स्वामी अयंगार को, जो उन दिनों एक सीनियर लीडर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर वगैरह था, और बाद में वो कश्मीर अफेयर्स का इंडिया का लीडिंग अथॉरिटी बन गया। तो पहले टेलीग्राम जब भेजा था, बोला कि निज़ाम इधर एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, काफ़ी गड़बड़ चल रहे वगैरह वगैरह। वो भेजने के बाद उनको कुछ घंटों में उनको समझ में आ गया कि वो गड़बड़ है, क्योंकि निज़ाम का उधर सेंसरशिप और पूरा मॉनिटरिंग चल रहा है। बट उसने लेटर भेजना बंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चिट्ठी और दूसरे तरीके से भेजना शुरू किया। उनके एक दोस्त था, ब्यूरोक्रेट, अशोक रोड में रहता था, तो उनको टेलीग्राम भेजता था। और वो दोस्त नहीं तो उनका बेटा वो टेलीग्राम लेकर गोपाला स्वामी अयंगार को फिरोजशाह रोड में देता था। और अयंगार साहब जो है वो भेजता था कि पटेल नहीं तो वीपी मेनन के पास भेजता था स्टेट डिपार्टमेंट में। और उनको पता चलता था कि निज़ाम क्या प्लान कर रहे हैं। और अयंगार का जो चिट्ठी इतना एक्टिव होता था कि वो लिखता है कि ऐसे एक दिनों में लिखता है कि आज सुबह निज़ाम का डेलीगेशन इधर से निकल चुका है, कल लोग माउंट बैटन और पटेल से मिलेंगे और ये लोग ये सब डिमांड करने वाला है। तो निज़ाम का लोग परेशान हो रहे हैं कि ये हमारा जो प्लान खबर जा रही। तो मंगटन जो है उनका ब्रिटिश एडवाइजर लॉयर है, मंगटन उनको एक दिन बताता भी है कि भाई हम जो भी इधर स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं बरार का बारे में, बाकी जो भी है वो सब उनको मालूम है। और ये एक्शन ऑलमोस्ट एवरी डे ही सेंड अ टेलीग्राम। अच्छा, ये बताइए कि ये सब तो इन्होंने कहा, ये जो स्पाई थे, ये जो खबर दे रहे थे, लेकिन ये अनसंग है इनकी। बाद में भारत जब आज़ाद हो गया और निज़ाम हैदराबाद भारत का एक हिस्सा हो गया, तो क्या इनको कुछ इनाम मिला, इनकी कुछ तारीफ हुई? नहीं सर, वो कोई इनाम नहीं मिला, किसी ने उनके बारे में कुछ बातें नहीं किया। तो वो क्वाइटली रिटायर होके हैदराबाद में जिंदगी का आखिरी दिन गुजार लिया। उनका फैमिली, बाकी जो ग्रैंडसन वगैरह भी अमेरिका में रहता है। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ हुआ था। एक तो हमारा जो रिपब्लिक जो बना वो इतना बड़ा ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है कि इतना डाइवर्स, इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्टिनेंट जैसे देश एक साथ जुट के वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के साथ रहना, तो उसमें हमने ऐसे काफ़ी हीरोज को भूल गया। और दूसरा जो है विच आई थिंक इज वन ऑफ द रीजंस क्यों मैं किताब जो आखिरी 21 डेज का लिखा कि सर जून में जो है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो माउंट बैटन के नीचे विच वाज लुकिंग आफ्टर द ब्रिटिश एम्पायर का जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप वो उनका जो इंचार्ज था, उसका चीफ था कॉन्ट्राल कोरफील्ड। कोरफील्ड ने जो है बोला कि ठीक है, हमको तो अगस्त 15 तक निकलना है, उससे पहले आप जो हमारे पास जो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है वो सब जला दो। और उनका जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स पूरे इंडिया में जलाने शुरू कर देते। नेहरू को गुस्सा है, नेहरू 1-2 चिट्ठी भेजा। फिर दूसरा हफ्ते में जून में एक मीटिंग में उसने कोरफील्ड को जाड़ा बोला कि यू डोंट हैव द अथॉरिटी एंड यू शुड नॉट डू इट। और माउंट बैटन चुपचाप बैठा। बट उस मीटिंग आखिर में ये डिसाइड हुआ था कि पॉलिटिकल स्टेट्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, जो जिसमें पटेल होगा मेंबर इंचार्ज और वीपी मेनन होगा सेक्रेटरी। उस टाइम से दिल्ली और प्रिंसली स्टेट्स का बीच में काफी कम्युनिकेशन ब्रिटिश एम्पायर से इंडियन लीडर्स के पास शिफ्ट हो गया और इंडियन फाइल्स में आना शुरू हो गया। तो आप उस फाइल्स को ट्रांसफर ऑफ पेपर्स और बाकी जो वेल डॉक्यूमेंटेड प्राइमरी सोर्स में मिलेगा नहीं आपको, तो उसी में कहानी पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने उस फाइल्स कलेक्ट करना शुरू हो गया। 10-12 साल का काम है, मैंने शुरू किया। फिर हम जब कॉन्फ्रेंस शुरू किया, हमारा और रिसर्चर्स, हमारा टीम ने और मदद किया, तो हमने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर। थोड़ी बात करें भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह उनका नाम था, और ये बताइए कि भोपाल बिल्कुल भारत के मध्य में
और तब भी वो एक सॉवरेंटी की उम्मीद कर रहे थे कि एक आज़ाद देश बना लेंगे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भारत के साथ नहीं जुड़े थे। और जबकि जिन्ना से भी उनका संपर्क लगातार था, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। नवाब बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सर, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड पोलो प्लेइंग बंदा था। 1947 का समर में वो दो चीज करता है, दो तीन चीज करते हैं, मतलब एक नहीं दो तीन अलग अलग चीज करते हैं। एक, वो अपने बेटी के क्लासमेट से शादी कर देती, और आप जानते हैं भोपाल का बीगम्स बड़ा स्ट्रांग होता है, उनसे पहले 3 बीगम्स भोपाल का रूल कर चुका था। तो फैमिली के अंदर पूरा रिवोल्ट चल रहा है इस शादी की वजह से। दूसरे, वो अपने लिए एक एयरक्राफ्ट खरीदता है फॉकनी। तीसरे, वो कराची में अपने लिए नया घर 2 बिल्डिंग्स खरीदता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो बन जाती है ये पूरा जो प्रिंसली स्टेट्स जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था और तैयारी कर रहे थे, उन सबका लीडर बन। क्योंकि एक तो ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस का नरेंद्र मंडल का नेता भी था, बट ये जो है नवाब ऑफ भोपाल जो है ट्रावनकोर का सर सीपी दीवान है, बड़ा दिमाग वाला उनका। और नवाब का रिश्तेदार है जूनागढ़ का महाराजा, उनका थ्रू मैरिज दे रिलेटेड उनका सपोर्ट। और निज़ाम से कोऑर्डिनेशन, जिन्ना से कोऑर्डिनेशन, इंदौर का होलकर से कोऑर्डिनेशन, उन सब से कोऑर्डिनेशन जो कर रहे हैं नवाब। और वो जो है उनको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, मैं स्विट्जरलैंड जैसे बन सकती हूँ, क्यों नहीं, यूरोप का बीच में स्विट्जरलैंड बैठा हुआ है और हम ऐसे बैठ के हम भी साउथ एशिया में पीस इंश्योर कर सकते। और जिन्ना से वो काफ़ी करीब थे। उनका की एडवाइजर ऑफ कोर्स वाज सर सीपी था ट्रावनकोर का, बट इन लोगों ने और एडवाइजर्स अपना भी हायर किया था और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। बट आखिरी दिनों में जैसे 8-10 अगस्त के आसपास आते थे, वो थोड़ा ही लूजेस कंट्रोल, बिकॉज उससे पहले एक 2-3 बहुत बड़ा चीज होता है, सेटबैक मिलता है। एक सेटबैक है कि इन द इम्पोर्ट चीफ एडवाइजर जो सर सीपी ट्रावनकोर में, उसको 25 जुलाई को किसी ने चाकू मारता है। उस अटैक उनको हिला देती है और ट्रावनकोर अपना इंडिपेंडेंस वापस लेके इंडिया में ज्वाइन कर देती है। तो सबसे एडवांस जो प्रिंसली स्टेट था जो इंडिपेंडेंस के लिए, वो जब गिव अप कर देती है तब भोपाल भी हिलना शुरू होता है, बैकफुट पे चले जाते हैं। हाँ। और आखिर में 12 तारीख को जब वो दिल्ली से वापस आता है, वो अपने बेटी को बोलता है कि तुम बीगम बन जाओ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और बंदूक निकाल के अपने बेटी को टेम्पल पे लगाते कि धमकी देने के लिए। और बेटी कौन है, उन्हीं का बेटी है, वो सिंगल मदर था। वो उसने बोले कि आप गोली मार दो, मैं बीगम नहीं बन के इंडिया में भोपाल को इंडिया को नहीं दूंगा। और उसी दिन मेरे ख्याल से वो पूरा टूट गया। जब भी इंटीग्रेशन की बात की जाती है प्रिंसली स्टेट्स की, तो सरदार पटेल का नाम लिया जाता है। लेकिन पटेल के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स थे, एक बैटरी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, वीपी मेनन थे, देसाई थे, वी शंकर थे, इनके बारे में कम चर्चा होती था। इनके बारे में बताइए, इनका रोल क्या था? हाँ सर, ये जो है ना, एक अगेन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इन सब हीरोज को सेलिब्रेट करना बहुत कम सेलिब्रेट किया और भूल गया। जैसे वीपी मेनन है, वीपी मेनन केरला में अपना गांव का स्कूल जला देती है, टीचर से गुस्सा करके और भाग जाती है उधर से। और ओलार गोल्ड फील्ड में आके माइनर बन जाती है, उधर से बॉम्बे पहुंच जाती है, उधर कपड़ा बेचने शुरू कर देती है। फिर शिमला पहुंच जाती है, उधर टाइपिस्ट बन जाती है। और उधर से 1940s में वो इन सबसे पावरफुल इंडियन ऑफिशियल बन जाती है ब्रिटिश एम्पायर में, को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बन जाती है वाइसरॉय का। उनको वो बन जाते हैं स्टेट्स डिपार्टमेंट का पटेल के साथ। और इन लोगों ने इधर उधर से अच्छे ऑफिसर्स को ढूंढ रहे। तो वीपी में इनको डिप्यूटी जो नंबर 2 एडिशनल सेक्रेटरी ढूंढ के निकालते हैं सीसी देसाई। वो सुभाष चंद्र बोस का क्लासमेट है कैम्ब्रिज से। उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देसाई इन लोग 3 दोस्त थे। ICS लिखता है, तीनों अपियर कर लेती और तीनों पास होता है। और तीनों डिसाइड करता है कि हम ICS बॉयकॉट करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए। बट सीसी देसाई के घर से बड़ा प्रेशर है उसका ऊपर कि ICS ज्वाइन करो, तो वो गिव इन कर देते अपने पेरेंटल प्रेशर को। और सुभाष चंद्र बोस आखिरी दिन refuses to sign and he becomes a legend that is. देसाई goes on to become the first trade commissioner of India। वो बॉम्बे में बैठा हुए नेपियन सी रोड पे, उनका बड़ा आलिशान फ्लैट वगैरह है। तो उसको टेलीग्राम आता है पटेल का कि दिल्ली आ जाओ। तो वो सोचता है कि यार मेरे पास 3,500 रुपये का मैंने तंगा है इतना अच्छा अपार्टमेंट में, मैं क्यों जाऊँ। तो बट रिलेक्टेंटली आता है। और उसके बाद आप देखेगा तो पटेल, मेनन और नेहरू जो है बड़े बड़े इश्यूज को जब हैंडल कर रहे हैं,
वो फाइल्स को जो पूरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसको जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो मेन काम सीसी देसाई करता है। उसके साथ शंकर भी जो पटेल का सेक्रेटरी है उन सब, बट देसाई प्लेज अ वेरी साइलेंट क्रूशियल रोल इन इट। दूसरे आते इन लोग ढूंढ के एक दूसरा आईसीएस ऑफिसर पर निकलते हैं, उनका नाम है एमएन बुच। बुच साहब पंजाब में ऑलरेडी तो केओस चल रहा है, पंजाब में तो ऑलरेडी माइग्रेशन और लड़ाई चल रहा है। तो उधर जो पूरा राशन जो पीडी जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज है, बुच उधर से निकल गया तो उधर पंजाब में तो फैमिन हो सकती है और लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो पटेल उधर से पटेल बोलते ठीक है आप कुछ दिन और जाओ बट आ जाना, वो भी आ जाती है अगस्त। तो मतलब एक जबरदस्त टीम, इतना जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स एक जगह कभी नहीं इकट्ठा हुए। नहीं, ये 6-7 लोग जो है सब मिडिल एज, वो जैसे कोई जनरल और यूनिफॉर्म में नहीं है, अपना नॉर्मल जो क्या बोलते हैं सूट और उसमें वीपी मेनन जो है थोड़ा विस्की वगैरह पी लेते हैं। बट ये लोग जो है ये जो मिडिल एज क्या बोलते हैं इसको, जो अनलाइक हीरो कैरेक्टर्स फिजिकली, these men then go on to execute a strategy which ensures कि दुनिया में कभी हिस्ट्री में इतना हेरिडिटरी पावर सरेंडर का कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये भी अनसंग है, मतलब हम लोग थोड़े बहुत जो लोग इस सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं वो जानते हैं, लेकिन भारत के आम लोगों को इनके बारे में बहुत कम जानकारी है सर। और हर पैलेस में जो इनके जो काफी जो दीवाने हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स है, जैसे CS वेंकटाचल हैं जी, वो इन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी खबर दे रहे हैं। और बड़ौदा कौन है, बड़ौदा अगेन निजाम जैसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रूलर है, उनका पैलेस बकिंगहम पैलेस से 3-4 गुना बड़ा है। और उधर बैठ के मित्तर साहब जो है पटेल को लेटर भेज रहे कि मेरे राजा क्या कर रहे हो। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स, men and women who were loyal to the idea of India, to see that we are a democracy, उनमें काफी हीरोज को हमने अभी भी हमको पता, मतलब मेरा बुक में सब कुछ नहीं है, मैंने कुछ 5-6-7 लोगों का कहानी इकट्ठा करके उन्हीं का थ्रू कहानी बताने की कोशिश किया। ऐसे और बहुत हीरोज उतर है, हम उनको सेलिब्रेट करना जरूरी है। अच्छा, थोड़ी बात करें त्रावणकोर के बारे में। भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित, कैसे उसने कल्पना की कि वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहता? त्रावणकोर बिल्कुल साउथ मोस्ट टिप पर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि उनके पास क्या है कि त्रावणकोर उन दिनों फ्रॉम द 1930s जब से दीवान सर सीपी आने के बाद त्रावणकोर की इकोनॉमी बड़ा तेजी से बढ़ता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एटॉमिक द वर्ल्ड एंडर्स द न्यूक्लियर एरा, और त्रावणकोर में जो है हेवी मेटल्स और इसका डिपॉजिट्स है। तीसरा इनके पास कोकोनट, एजुकेशन, मतलब इन्हें काफी कुछ चीज एडवांटेज है। और सीपी उनका जो दीवान बोलता है कि मुझे तो सिर्फ एक कोने डिफेंड करने का है, क्योंकि वेस्टर्न घाट नेचुरल बाउंड्री मिल रहा है मुझे, बाकी मेरा सी फेसिंग है। तो भाई साहब जो है इन महाराजा तो चुप है, सीपी बात करता है, मतलब पब्लिकली महाराजा इज ऑलमोस्ट लाइक क्वाइट एंड डिवाइन, इज सपोज टू बी डिवाइन रूलर। सो they prepare an American style constitution where the titular ruler will be there, Diwan would be like the president, and everything is in place. और जुलाई 18 को जब लंदन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूवल मिल जाते है, उस दिन रात को त्रावणकोर महाराजा अपना रेडियो पे अनाउंस कर देते कि त्रावणकोर विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अपना डिप्लोमेट्स के बेस है, एम्बेसडर को बेस है पाकिस्तान, दिल्ली में बेस है, पर नेहरू बोलते नहीं मैं जो कोई नहीं चाहिए, सो नेहरू डजंट गिव अ डैम। अपना करेंसी त्रावणकोर अपना करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, वो यूके जापान वाले के साथ अपने एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो पूरा तैयारी चल रहा है। और तैयारी बड़ा तेजी से चल रही कि 25 जुलाई को माउंटबेटन पहले बार और आखिरी बार प्रिंसली स्टेट्स का रूलर्स को और उनका एडवाइजर्स को दिल्ली बुलाता है नरेंद्र मंडल का मीटिंग के लिए। उस मीटिंग में माउंटबेटन उनको बताता है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया के साथ ज्वाइन कर लो डोमिनियन में, आपको सिर्फ अपना एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस के ऊपर इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना है, बाकी सब आपका फ्रीडम आपके पास है। उसका पीछे भी एक कहानी है, बाद में और कभी बात करेंगे, क्योंकि वो भी नेहरू और पटेल और मेनन का स्ट्रैटेजी था।
बट उस दिन जो 25 जुलाई का जो दिल्ली में दोपहर को मीटिंग होता है ना, उस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट लोग मिसिंग है, इंक्लूडिंग ट्रैवनकोर का सर सीपी और उनका रूड़ा। उस दिन शाम को सर सीपी एक कर्नाटिक म्यूजिक रिसाइटल सुनने के लिए जाता है, और उस म्यूजिक फेस्टिवल से जब वो बीच में खड़ा होके निकलता है, उधर एक यंग मिलिटेंट, एक केसीएस मणि नाम का एक मिलिटेंट उसको उनको ऊपर अटैक कर देते हैं। उस अटैक में इनको काफ़ी चोट लगता है, और वो नेक्स्ट 27 तक वो अपना हॉस्पिटल बेड से महाराजा को चिट्ठी लिखता है कि हम सबका लाइफ डेंजर में है, मेरा मन नहीं बोलते, बट आपको और कोई चॉइस ही नहीं है, आप इंडिया में ज्वाइन कर लो। तो कहने का मतलब अगर अटैक नहीं हुआ होता तो ट्रैवनकोर अपने प्लान पे आगे बढ़ता रहता। हाँ, मतलब उधर सड़क में पब्लिक प्रोटेस्ट जरूर था, दे वर अनपॉपुलर, बट डोंट फॉरगेट उसका 1 साल पहले वायलार पिन्नपुरा जगह में मार्क्सिस्ट लोगों का प्रोटेस्ट कैंप में ये सीपी ने मिलिट्री अपने पैरामिलिट्री से हंड्रेड्स ऑफ लोगों को गोली मार दिया था। तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार था, और पैसा भी था, ताकत भी था। तो उस अटैक नहीं हुआ था तो पता नहीं देश का हालत क्या होने वाला था। और इफ ट्रैवनकोर हैड स्टक टू द इंडिपेंडेंस, it would have strengthened Nizam and Nawab and Indore and Junagadh and mind you, even people like Nawanagar और बड़ौदा जिसने बोला था कि मैं पहले राजा होगा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने वाला, उनको भी आखिर में सेकंड थॉट्स हो रहा था। थोड़ी बात करें जोधपुर के बारे में। जोधपुर बिल्कुल सिंध से सटा हुआ स्टेट, और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह वो भी सोच रहे हैं कि अलग रहा जाए, बल्कि वो जिन्ना से मिल रहे हैं और ये भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। वो क्या कहानी है? और उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना सर, तो जो पूरा जो प्रिंसली स्टेट्स को जब इंडिपेंडेंस के टाइम जो ऑप्शन दिया था, उसमें ये बोला गया था कि आप जोग्राफिकली कंटीजियस, आप कौन सी डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान के साथ कोई भी आप जोग्राफिकली जिसके पास आप उनके साथ जा सकते हैं बेसिकली। तो जोधपुर में जो है हनुमंत सिंह राठौर जो है वो 24 ईयर्स ओल्ड का बच्चा है, मतलब लड़का है, उसका पिताजी का पास्ट अवे लाइक 2 months बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो उनको जो है अगस्त फर्स्ट वीक में ये पता चल जाता है कि इंदौर और बड़ौदा जैसे बाकी रूलर्स भी अपना इंडिपेंडेंस सोच रहे। तो भाई साहब भी सोचता है कि क्यों नहीं मैं भी इंडिपेंडेंस क्यों नहीं सोचूं, क्योंकि कश्मीर और हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो वो दिल्ली आता है, नवाब भोपाल दिल्ली में है, तो बोलता है कि मुझे जिन्ना से बात करना है। बोला कि आ जाओ मेरे पास, जिन्ना के साथ अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है, हम चलेंगे साथ। तो चले जाते जिन्ना के पास। वो 6 तारीख है मेरे ख्याल से अगस्त का, और जिन्ना नेक्स्ट डे कराची जाने का तैयारी कर रहा था। तो बोलता है कि जिन्ना के पास चला गया, और जिन्ना बोलता है कि ठीक है आप पाकिस्तान में ज्वाइन कर लो, और आपको हम कराची का फ्री पोर्ट एक्सेस दे देंगे, आपको जहाँ फैमिन है में खाना। और वो क्या कहानी कि एक कागज देते हैं, ब्लैंक पेपर, और उस पर साइन कर देते हैं जिन्ना, और कहते हैं भर लीजिए आप, भर लीजिए जो चाहिए। यही बोलता है कि माउंट बैटन ने बोला है कि वो ब्लैंक पेपर साइन करने के लिए दिया था, और सबको जो भी मांगो, सिंध में जो हैदराबाद है उनका जो रेलवे है पूरा उनको दे देती है, मतलब सब कुछ ऑफर में है। और ये सब सुन के महाराजा निकल जाते हैं अपना जोधपुर वापस, और ऑफ कोर्स वापस आके वो अपना क्लोज एडवाइजर्स को ब्रीफ किया होगा। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका दीवान CS वेंकटाचल जो है वो इंडिया का सपोर्टर है और इंडिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और वो उधर से सीक्रेटली माउंट बैटन और पटेल को अलर्ट कर देते हैं कि सर मेरा राजा भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो। और इफ जोधपुर जॉइन्स पाकिस्तान, माइंड यू उदयपुर, जयपुर, ये सब जैसलमेर, ये सब कंटेजियस बन जाती है, फिर वो सब पाकिस्तान जा सकते हैं और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जोधपुर का जो कुछ 2-3 दिन का जो ड्रामा है वो बड़ा सीरियस मामला था, बट बच गया इंडिया। ये बताइए, जब भारत आज़ाद हुआ तो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने तब तक फैसला नहीं किया था, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इंडिया के नेतृत्व में जो इंडिया की लीडरशिप थी वो ये सब को देखकर बहुत जिटरी थी या कॉन्फिडेंट थी? उनके अंदर सोच क्या थी कि इनको साथ लेंगे, या बहुत नर्वस थे वो? सर आप
दो चीज़ है इसमें आपका सवाल में। एक तो अगस्त 14 मिडनाइट में इंडिया डोमिनियन बन गया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया का रूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो इफ़ यू टेक मिडनाइट एज ए पॉइंट, देन सिर्फ कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ नहीं, इवन धौलपुर भी साइन नहीं किया था और इंदौर भी गायब थे और नवाबा भोपाल को 10 दिन का एक्सटेंशन मिला हुआ था, उसका अपना जो है सीक्रेट एनवेलप पे रखा हुआ था। तो वो इंडिया में 3 नहीं 6-7 लोग ऐसे गायब थे, मतलब प्रिंसिपल स्टेट्स। दूसरा जो है, देखो समर में 2-3 चीज मानना पड़ेगी। तो नेहरू जो है बड़ा गुस्से वाला था और बड़ा क्लियर था। नेहरू ने 46 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब अपना पहले रेजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पर्पस का, नेहरू ने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री। नेहरू ने बोला इंडिया विल बी नथिंग बट ए रिपब्लिक। ही वॉज वेरी क्लियर दैट ऑल पीपल हैव टू बी इक्वल। तो वो अपना एक दूसरा ट्रिप पर था कि किसी का सुनेंगे नहीं और इंदौर वाले को बड़ा गुस्से में चिट्ठी भेज देती है। और पटेल भी आखिर में ना उसका भी पेशेंस से लोग पेश कर रहे थे, जो जिस पटेल जो प्रैग्मेटिक आदमी। what we don't see is that we don't see much of interaction between them about the concerns. I mean, there are this thing, but there is no indication that they are worried about India falling apart. But what we see in file is that, for example, in the first week of August, CC देसाई अपना एक फाइल खोलता है। उस फाइल में लिखना शुरू करता है कि आई एम डिक्टेटिंग एंड दिस इज द प्रपोर्टेड पॉलिसी फॉर इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त। उसमें बोलता है कि जो प्रिंसिपल स्टेट इंडिया के साथ नहीं आएंगे हम उनको टारगेट करेंगे और उनको ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस डालेंगे और फॉलोइंग स्टेप्स करेंगे। और उसमें ये भी बोलता है कि इसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होंगे इंदौर, और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब उनको इकोनॉमिक ब्लॉकेड, उनका एक तरह से कोई चीज वहां पहुंच ना पाए, अनाज ना पहुंच पाए, पेट्रोल ना पहुंच पाए, ये सब प्लानिंग चल रहा है। तो साहब जबरदस्त, बहुत ही मतलब भारत पूरी तरह से तैयार था इन सब से निपटने के लिए। तो इस तरह की कहानियों को और विस्तार से जानने के लिए ये किताब पढ़िए, बर्थ ऑफ ए नेशन। इसमें और विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जोजी जोसेफ आपका अपनी किताब के बारे में और उस समय के भारत के बारे में बात करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सर।